चलिए स्टार्ट करें। जीन थेरेपी हो गया था। जीन थेरेपी पढ़ लिया था हमने। क्यों? जीन थेरेपी हो चुका है। ठीक है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में हमने कल पढ़ा था और जीन थेरेपी के बारे में याद होगा आपको। सो इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास। पैंक्रियास में कौन से सेल्स? बीटा सेल। और इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करना, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। याद है? जब इंसुलिन बनता है तो उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं? 3। चेन ए, चेन बी, एंड बोथ द चेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अनदर बाय चेन सी। याद होगा आपको। ठीक है। और चेन ए और चेन बी में कौन से अमीनो एसिड होते हैं? सल्फर कंटेनिंग। तो जब चेन ए और चेन बी एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनमें कौन सा बॉन्ड बन जाता है? डाइसल्फाइड। और डाइसल्फाइड बॉन्ड के बनने की वजह से बोथ द चेन्स विल गेट कनेक्टेड टू ईच अनदर, जिसके वजह से चेन सी डीजनरेट हो जाती है और हमारा इमेच्योर इंसुलिन क्या बन जाता है? मैच्योर इंसुलिन। याद आ रहा है या नहीं? ठीक है। चेन ए और चेन बी दोनों ही अलग अलग जीन से कोड होते। चलो नेक्स्ट लिखो। क्या हो गया? क्या हो गया ना? पंखे चालू कर लो, पंखे बंद कर लो। ठीक। वो ज्यादा जरूरी है। जीन थेरेपी बता दिया था मैंने। टेम्परेरी और परमानेंट क्योर कौन कौन सा होता है। इसके बाद नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है? पेन है यार ये। ना इसमें आवाज आती है ना। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देखते हैं। देखिए, अगला एप्लीकेशन होता है बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में, डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर्स, मतलब डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने में। देखो, दो प्रकार की डायग्नोस्टिक टेक्निक होती हैं, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था पीसीआर के टाइम पर। देखो, दो टाइप की डायग्नोस्टिक टेक्निक होती हैं। सम ऑफ द डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आर कॉल्ड ट्रेडिशनल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। और इनमें से कुछ होती हैं जिनको हम बोलते हैं मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। इनको क्या बोला जाता है? मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। सो दो प्रकार की डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती हैं, ट्रेडिशनल जो पुराने समय से यूज की जा रही हैं, और मॉडर्न जो नई टेक्निक्स हैं जिनको आजकल यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर क्या क्या होता है? देखो, ये शुरुआत में मैंने आपको बताया था, व्हेनेवर एनी पैथोजन एंटर्स इन योर बॉडी, जब पैथोजन कभी भी आपकी बॉडी में आता है तो वो हमेशा ब्लड से कहां जाने की कोशिश करता है? बाहर। याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। जब पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो वो पैथोजन ब्लड से बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर कौन से सेल होते हैं? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना होता है? 6000 टू 8000 डब्ल्यूबीसी पर मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर करीब 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज्यादा है। पैथोजन कितने ही आ जाएंगे? 4, 5, 10, 50, इससे ज्यादा तो नहीं। जब पैथोजन ब्लड के अंदर शुरुआत में आते हैं तो पैथोजन का नंबर कम होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा होता है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा है तो क्या ये डब्ल्यूबीसी इन पैथोजन को कैप्चर कर सकते हैं, इनको मार सकते हैं? तो इसकी तो लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगी, ये डिजीज कर नहीं पाएगा। सो ब्लड के अंदर पैथोजन को खतरा होता है, किससे? डब्ल्यूबीसी से। तो जैसे ही पैथोजन बॉडी में आता है वो सबसे पहले ब्लड से कहां जाता है? बाहर, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर ब्लड में रहेगा तो डब्ल्यूबीसी उसे कैप्चर कर लेंगे। इसीलिए पैथोजन ब्लड में से निकल के एक ऐसे साइट पर जाता है जहां पर डब्ल्यूबीसी एब्सेंट होते हैं, जहां पर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है, ताकि ये न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करे, डिवाइड करे और अपने नंबर को बढ़ाए। और जब इसका नंबर बढ़ जाता है, जब मल्टीप्लाई करके ये अपने नंबर को बढ़ा लेता है, तब जा करके ये कहां पर आएगा? ब्लड में। और जब ये ब्लड में आता है तब पैथोजन क्या हो जाएंगे? ज्यादा। डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएंगे? कम। तो क्या डब्ल्यूबीसी इन पैथोजन को मार पाएगा आसानी से? नहीं। और अगर ये पैथोजन आपके ब्लड में आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे? डिजीज। और डिजीज होगी तो तब जाकर के आपको क्या देखने को मिलेगा? सिम्टम। और जब आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं तब आप ब्लड टेस्ट करते हो। तब ब्लड के अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा पैथोजन है। लेकिन उस समय तक तो ब्लड के अंदर पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? भाई, जब पैथोजन बॉडी के अंदर गया तो थोड़े बहुत पैथोजन ब्लड में होते हैं, लेकिन उनका नंबर क्या होता है? कम। कम नंबर होने के वजह से अगर आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप उसको डायग्नोस नहीं कर सकते।
जब वो ब्लड में से निकल के बाहर जाता है, मल्टीप्लाई होता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, तब जब वो दोबारा ब्लड में आता है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा। तब जाकर के हमको ये पता लगेगा कि हाँ भाई इस प्रकार का पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर है। लेकिन तब तक तो डिजीज हो चुकी होती है। बात समझ में आ रही है या नहीं? तब तक डिजीज हो चुकी होती है। क्या हो कि अगर जब पैथोजन का कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो, अगर उसी समय पर पैथोजन को डिटेक्ट कर लिया जाए, डायग्नोस कर लिया जाए, तो डिजीज होने से पहले या जब वो लोअर स्टेज में होती है उसी समय पर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको या नहीं? पक्का क्लियर है? जब पैथोजन का कंसंट्रेशन कम होता है तो उसको डायग्नोस कर पाना मुश्किल होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन कुछ ऐसी भी टेक्निक होती हैं जो कम कंसंट्रेशन के होते हुए भी पैथोजन को डायग्नोस कर सकती हैं। तो जो पुरानी टेक्निक्स होती थी, जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे डायग्नोसिस के, इसके अंदर क्या आता है? इट इंक्लूड्स सीरम एनालिसिस। इट इंक्लूड्स व्हाट? सीरम एनालिसिस। ज्यादातर हम क्या करते हैं, ब्लड के सैंपल को निकालते हैं, ब्लड में से सीरम को सेपरेट करते हैं और सीरम में देखते हैं कि क्या कोई पैथोजन उसके अंदर है। तो पुरानी टेक्निक्स में एक एग्जांपल क्या है? सीरम एनालिसिस। कभी कभी हम यूरिन का एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन सीरम और यूरिन के अंदर आप पैथोजन को तब पहचान सकते हैं जब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और जब पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है तो उसके बाद कोई फायदा नहीं है, तब तो डिजीज हो चुकी होती है, तब हमें उसे ट्रीट करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन कुछ ऐसी भी टेक्निक्स होती हैं जिनके मदद से लो कंसंट्रेशन, जब पैथोजन का नंबर कम होता है, उस समय पर भी इन टेक्निक्स की मदद से हम पैथोजन को पहचान सकते हैं। और इन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को हम मॉडर्न टेक्निक बोलते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हो गया पीसीआर। वन एग्जांपल कैन बी पीसीआर। पीसीआर के बारे में मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं पिछले चैप्टर में। दूसरा इसका एग्जांपल हो गया एलाइजा। वन मोर एग्जांपल कैन बी एलाइजा। एक और इसका एग्जांपल है ऑटो रेडियोग्राफी। वन मोर एग्जांपल कैन बी ऑटो रेडियोग्राफी। और ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में शायद आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा होगा। पढ़ा है या नहीं? कॉन्फिडेंस ही नहीं है भाई। ठीक है, अच्छी बात है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा नहीं है पढ़ लिया हाँ बोल दोगे तो नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन पर कौन सी टेक्निक की मदद से हम पहचान सकते हैं? मॉडर्न टेक्निक, जिसमें क्या क्या आता है? पीसीआर, एलाइजा और ऑटो रेडियोग्राफी। पीसीआर, एलाइजा और ऑटो रेडियोग्राफी, ये टेक्निक्स कुछ इसके अंदर आती है। सबसे पहली टेक्निक यहां पर कौन सी है? फर्स्ट टेक्निक इज पीसीआर। एंड पीसीआर स्टैंड्स फॉर व्हाट? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या होता है बताइए जल्दी? पीसीआर के मदद से हम किसी भी जीन की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी बना सकते हैं। याद आ रहा है या नहीं भाई? अगर मैं 30 साइकिल पीसीआर की घुमाता हूं तो कितनी कॉपी बनती है? 1 बिलियन। कितने स्टेप होते हैं? 3। सबसे पहला स्टेप कौन सा? डीनेचुरेशन। उसके बाद एनेलिंग। तीसरा कौन सा? एक्सटेंशन। याद आ रहा है या नहीं? पीसीआर की मदद से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वायरस है, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, लेकिन वायरस का नंबर कम है, वायरस का नंबर कम है, इतनी कम मात्रा में हम वायरस को ब्लड टेस्ट से नहीं पहचान सकते। तो मैं म्यूकस का सैंपल निकालूंगा, उस सैंपल के अंदर अगर एक दो वायरस होंगे तो मैंने उसको किस में रखा? पीसीआर मशीन में, और उसकी 30 साइकिल्स घुमा दी तो कितनी कॉपी बन जाएंगी उसकी? 1 बिलियन। दो चार वायरस को पहचानना मुश्किल है, लेकिन 1 बिलियन वायरस को तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो आपके बॉडी के अंदर दो चार वायरस हैं, लेकिन मैंने उस सैंपल को निकाला, उस सैंपल को निकाल के पीसीआर में साइकिल को घुमाया, और जब साइकिल चल रही है तो उसकी क्या बनेगी? मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी। और जितनी ज्यादा कॉपी होंगी उतना ही आसानी से हम पहचान सकते हैं पैथोजन को। बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है सबको? सो ये पीसीआर, पीसीआर की मदद से हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? इट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई। पीसीआर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल की नंबर ऑफ कॉपीज को हम बढ़ा सकते हैं। किसके मदद से? पीसीआर से। कैसे बढ़ता है? ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ाना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल की नंबर ऑफ कॉपी को हम किससे बढ़ा सकते हैं? पीसीआर से। और उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं, एचआईवी। एचआईवी का इंक्यूबेशन पीरियड करीब 5 से 10 साल भी हो सकता है। हो सकता है कि भाई एचआईवी 5 से 10 साल तक इंक्यूबेट ही हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने नंबर को बढ़ा रहा है, और आपको कोई सिम्टम भी नहीं दिख रहा। क्या एचआईवी का कोई सिम्टम होता है? When this HIV virus enters in your body, will you get any kind of symptom? कोई सिम्टम होता है? होता है, होता है, ऐसा नहीं होता है।
जब वायरस हमारी बॉडी में आता है, जब एचआईवी वायरस बॉडी में आता है तो उसके 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं। लेकिन फ्लू का मतलब क्या हुआ? कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी। अब किसी को सर्दी खांसी होगी तो ये थोड़ी ना करवाएगा कि जाके एचआईवी टेस्ट कराते हैं। सर्दी खांसी तो भाई कॉमन कोल्ड वायरस से भी हो सकता है, राइनो वायरस से भी हो सकता है, निमोनिया से भी हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है उससे भी। तो उतना ध्यान जाता नहीं है। ये मत समझना अगली बार फ्लू हुआ तो फिर है ना। ठीक है। तो कुछ सिम्टम्स आते हैं लेकिन वो नॉमिनल होते हैं। वो सिम्टम कैसे होते हैं? नॉमिनल होते हैं, क्योंकि वायरस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। एचआईवी वायरस का नंबर क्या है हमारी बॉडी में? कम है। लेकिन अगर मैं उसी स्टेज पर एचआईवी को पहचान लूं तो कैसे पहचाना जा सकता है? हम सैंपल को निकालेंगे, पीसीआर में रखेंगे, उसकी नंबर ऑफ साइकिल को घुमाएंगे तो एचआईवी की क्या बन जाएंगी? मल्टीपल कॉपी। एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा? एम्पलीफाई। तो हम लो कॉन्सेंट्रेशन पर भी एचआईवी वायरस को आपकी बॉडी में डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं? किसके मदद से डिटेक्ट किया जाता है? पीसीआर। तो पीसीआर का काम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को क्या करना? एम्पलीफाई करना, और किसी भी डिजीज को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करना। लेट स्टेज में या अर्ली स्टेज में? अर्ली स्टेज। सो इट हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ इट हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्टेन डिसऑर्डर। तो इसके मदद से हम कुछ डिसऑर्डर्स को अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड एग्जांपल कैन बी पीसीआर कैन बी यूज टू डिटेक्ट व्हाट? एड्स। इसके मदद से हम एड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। पीसीआर कैन बी यूज टू डिटेक्ट वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके मदद से हम जेनेटिक डिसऑर्डर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पीसीआर के मदद से एड्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। याद रहेगा इतना? क्लियर है सबको? इसके बाद नाउ नेक्स्ट इज अगली डायग्नोस्टिक टेक्निक कौन सी है? नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेक्निक इज एलाइजा। क्या बोलते हैं इसे? एलाइजा। एलिसा भी बोलता है क्या कोई? ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एलाइजा। तो एलाइजा इंपॉर्टेंट है भाई, जितना एनसीईआरटी में उतना ही याद रखना, ज्यादा मत पढ़ना। एलाइजा का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, पीवाईक्यू करोगे तो आप। एलाइजा स्टैंड्स फॉर व्हाट? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो एलाइजा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या होता है एलाइजा? एक पॉइंट यहां पर याद रखना, दैट एलाइजा इज अ टेस्ट विच इज बेस्ड अपॉन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। समझ लो पहले, इट इज अ टेस्ट विच इज बेस्ड अपॉन इट इज अ टेस्ट विच इज बेस्ड अपॉन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये टेस्ट किसके ऊपर बेस्ड होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड अपॉन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। सुनना एक मिनट के लिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपने एंटीबॉडी के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा और इम्यूनिटी के बारे में भी। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आता है तभी तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। अरे एंटीबॉडी पढ़ा है भाई। एंटीबॉडी कौन सा सेल बनाते हैं? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में कौन से सेल? प्लाज्मा सेल। कौन से सेल बनाते हैं? प्लाज्मा। एंटीबॉडी में आपने पढ़ा होगा कितनी चेन होती हैं? 4। आधा हिस्सा क्या होता है? वेरिएबल। आधा हिस्सा क्या होता है? कांस्टेंट। वेरिएबल पार्ट की शेप हमेशा क्या होती है? चेंज। कांस्टेंट पार्ट की शेप हमेशा क्या होती है? फिक्स। याद आ रहा है या नहीं? जब कभी भी एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो बॉडी उसके उसके शेप के अनुसार एक कॉम्प्लीमेंट्री शेप की एंटीबॉडी बनाती है। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले एंटीजन आपकी बॉडी में आया तो मैक्रोफेज उसको क्या करते हैं? इनगल्फ। इनगल्फ करने के बाद क्या करते हैं? डाइजेस्ट। डाइजेस्ट करने के बाद किसको देते हैं? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट किसे देता है? बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट उसकी शेप को पहचानता है और उसी की कॉम्प्लीमेंट्री शेप की क्या बनाता है? एंटीबॉडी। ताकि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्या कर सके? बाइंड कर सके। तो जब कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आएगा तभी तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बिना एंटीजन के एंट्री के बॉडी अपने आप उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना सकती है? नहीं। बॉडी को पता लगना चाहिए कि एंटीजन की शेप क्या है, तभी तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप की एंटीबॉडी बनेगी। ये बात समझ में आ रही है आपको या नहीं? जब एंटीजन आता है तब उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, वरना उस एंटीजन के लिए हमारी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। क्लियर है सबको? अगर एंटीबॉडी बनी है किसी के खिलाफ तो इसका मतलब वो एंटीजन भी बॉडी के अंदर होगा। क्लियर है सबको? इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है। अब ये देखिए एलाइजा हम करते कैसे हैं? एलाइजा का प्रोसेस किया कैसे जाता है? लेट से दिस इज वन माइक्रोटाइटर प्लेट। ये एक माइक्रोटाइटर प्लेट होती है। इस प्लेट के अंदर कुछ छोटे छोटे वेल्स होते हैं। क्या है यहाँ पर? वेल्स है।
अब इस वेल के ऊपर हमने क्या किया है, इस वेल के ऊपर हमने एंटीजन को एड्सॉर्ब करवा दिया है। वेल के ऊपर एंटीजन को क्या किया जाता है, एड्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज एंटीजन। कौन सा एंटीजन है, मान लो ये एचआईवी है। कौन सा एंटीजन है, एचआईवी। हमारे पास एक प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर कौन सा एंटीजन लगा हुआ है, एचआईवी। इस प्लेट के ऊपर एचआईवी है, ठीक है, हमने उसको एड्सॉर्ब करवा रखा है। अगर मुझे डाउट है कि किसी पेशेंट को एड्स है, एचआईवी इन्फेक्शन है, बात समझिए, तो अगर एचआईवी वायरस बॉडी में जाएगा तो बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। भाई अगर किसी के बॉडी में एचआईवी वायरस गया तो एचआईवी के खिलाफ बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहां पर होती है, ब्लड में। कहां होती है, ब्लड में। अगर किसी को एड्स है तो इसका मतलब उसकी बॉडी में एचआईवी के खिलाफ क्या बनी होंगी, एंटीबॉडी। हमने इस प्लेट के अंदर कौन सा वायरस लिया, एचआईवी वायरस। जिस पेशेंट पर हमको डाउट है हम उसका क्या करते हैं, उसके ब्लड सैंपल को निकालते हैं और उस पेशेंट के सैंपल को हम इस किस में पोर कर देते हैं, इस वेल के अंदर। सो यहां पर हमने पेशेंट का सैंपल लिया और पेशेंट के सैंपल को हमने किस में डाल दिया, इस वेल के अंदर। अगर पेशेंट के ब्लड के अंदर एंटीबॉडी है एचआईवी के खिलाफ, तो क्या वो एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ जुड़ जाएगी। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है या नहीं। प्लेट के ऊपर क्या एड्सॉर्ब करवाया है हमने, एचआईवी। क्या है यहाँ पर, एंटीजन। अगर पेशेंट की बॉडी में एचआईवी के खिलाफ एंटीबॉडी है तो जैसे ही मैं पेशेंट का ब्लड यहाँ पर डालूंगा, क्या वो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड होगी या नहीं। और जैसे ही एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड हुई, क्या यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन रहा है यहाँ पर, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है, क्या बन गया है इधर, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद मैं यहां पर एक एंजाइम डालता हूं। इस एंजाइम को बोला जाता है एल्कलाइन फॉस्फेटेस। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने कौन सा एंजाइम डाला है, एल्कलाइन फॉस्फेटेस। इस एंजाइम की खासियत होती है दैट दिस एंजाइम विल ओनली बाइंड विद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम हमेशा किससे बाइंड करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा। यानी कि अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है तो इसका मतलब ये एंजाइम जाकर के एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से बाइंड होता है और बाइंड होते ही ये एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट हुआ, अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस याद आ रहा है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का मतलब वो सब्सटेंस जो अपने कलर को क्या करता है, चेंज करता है। जैसे ही मैंने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाला, ये एंजाइम क्या है, एक्टिव। एक्टिवेटेड एंजाइम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को एक दूसरे प्रोडक्ट में बदल देता है, जिससे कि हमको क्या मिलता है, कलर्ड प्रोडक्ट। क्या मिलता है, कलर्ड प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है। अगर सुनो, दोबारा से मैं बता रहा हूं, हमने क्या ली है यहां पर, माइक्रोटाइटर प्लेट। इस प्लेट के ऊपर मैंने क्या एड्सॉर्ब करवाया है, एंटीजन। इस प्लेट के ऊपर क्या है, एंटीजन। मैंने सस्पेक्टेड पेशेंट का क्या लिया है, सैंपल। जैसे ही पेशेंट के ब्लड को मैं इसमें पोर करूंगा, अगर पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी किससे बाइंड होगी, एंटीजन से। और क्या बन जाएगा यहां पर, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद मैंने क्या डाला, एंजाइम। एंजाइम हमेशा किससे बाइंड करता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। बाइंड होने के बाद एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिव। और एक्टिव होते ही एंजाइम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को बदल देता है, किसमें, कलर्ड प्रोडक्ट में। किसमें बदल देता है, कलर्ड प्रोडक्ट में। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं, यानी कि ध्यान से सुनना। अभी अगर कलर्ड प्रोडक्ट बन रहा है, अगर कलर चेंज हो रहा है, कलर आ रहा है, तो इसका मतलब एंजाइम क्या था, एक्टिव। एंजाइम एक्टिव है तो इसका मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है तो इसका मतलब पेशेंट के ब्लड में क्या थी, एंटीबॉडी। और अगर पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडी थी तो इसका मतलब पेशेंट की बॉडी में वो एंटीजन भी होगा। बिना एंटीजन के एंटीबॉडी तो बनती ही नहीं है। अगर पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडी है तो इसका मतलब उसकी बॉडी में एंटीजन भी होगा। और अगर एंटीजन है तो हम ऐसे पेशेंट को बोलेंगे पॉजिटिव। क्या बोलेंगे इसे, पॉजिटिव, एचआईवी पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। दूसरी सिचुएशन, मान लो कलर्ड प्रोडक्ट नहीं बना, कलर नहीं बदला। अगर कलर्ड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो इसका मतलब एंजाइम क्या है, इनएक्टिव। इनएक्टिव है तो इसका मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से वो बाइंड नहीं हुआ। बाइंड नहीं हुआ तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं। कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बना, क्योंकि पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडी नहीं थी। अगर एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन भी नहीं होगा, और एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब पेशेंट क्या है, नेगेटिव।
बात समझ में आ रही है या नहीं? पक्का क्लियर है सबको? इतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, बस समझाने के लिए बताया है। ये टेस्ट किसके ऊपर बेस्ड होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। किस पर बेस्ड होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। हम प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर क्या रखते हैं? एंटीजन। फिर पेशेंट का सैंपल डालेंगे, अगर उसमें एंटीबॉडी है तो क्या बन जाएगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। फिर क्या डालेंगे? एंजाइम। एंजाइम किससे बाइंड होगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से, और क्या हो जाएगा? एक्टिव। एंजाइम के एक्टिवेट होते ही क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का कलर क्या हो जाएगा? चेंज। और कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव। कलर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? नेगेटिव। याद रहेगा सबको ही। इसीलिए इस टेस्ट को बोला जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। क्या बोलते हैं इसे हम? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। क्लियर है सबको ये? याद रहेगा इतना? ठीक है। सो एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये किसके ऊपर बेस होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंड एलाइजा कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एड्स। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ व्हाट? एड्स। इसके मदद से क्या डिटेक्ट किया जा सकता है? एड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। सो एड्स कैन बी डायग्नोस्ड बाय यूजिंग पीसीआर एज वेल एज एलाइजा। लेकिन अर्ली स्टेजेस में कैसे पहचानोगे आप? पीसीआर। लेटर स्टेज में कैसे पहचानोगे? एलाइजा। एलाइजा में एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडी का बनना जरूरी है, लेकिन पीसीआर में बिना एंटीबॉडी के हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये? समझ में आया? वेस्टर्न ब्लॉट यहां पढ़ लोगे। वेस्टर्न ब्लॉटिंग आउट ऑफ सिलेबस है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग नहीं है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग कंफर्मेटरी टेस्ट होता है एचआईवी का, ह्यूमन हेल्थ में शायद पढ़ा हुआ आपने, तो यहाँ पर नहीं है। समझ गए भाई? ये क्लियर है सबको? ये पीसीआर और एलाइजा। पीसीआर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई करके पहचानना है तो क्या करेंगे? पीसीआर। अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना है तो क्या करेंगे? पीसीआर। लेटर स्टेज में डिटेक्ट करना है तो क्या यूज करेंगे? एलाइजा। एलाइजा किसके ऊपर बेस्ड होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। प्लेट में क्या रखते हैं हम? एंटीजन। और पेशेंट का क्या डालेंगे? सैंपल। अगर एंटीबॉडी है तो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के बनते ही एंजाइम कॉम्प्लेक्स से क्या करेगा? बाइंड और एक्टिवेट हो जाता है, और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का कलर बदल जाता है। क्लियर है सबको इतना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद तीसरी जो टेक्निक होती है, थर्ड टेक्निक इज कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी। क्या बोलते हैं इसे हम? ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा होगा। क्या होती है ऑटो रेडियोग्राफी? बताइए क्या होती है ऑटो रेडियोग्राफी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं? कैसे करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? पढ़ लिया है ना? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजेस कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। वीएनटीआर और एसटीआर। एसटीआर नहीं यूज करते? क्या होता है वीएनटीआर? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपने पढ़ा होगा कि हम एक सेल के अंदर से डीएनए को निकालते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं, फिर साइज के बेसिस पर सेपरेट करते हैं एक टेक्निक से जिसको हम क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अगर आप डीएनए को देखना चाहते हैं, डीएनए को विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि इसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड को ऐड कर दिया जाए और यूवी लाइट को डाल के देखा जाए, तो डीएनए के फ्रैगमेंट कैसे दिखेंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स। होता है ऐसा या नहीं? दूसरा तरीका ये होता है, ध्यान से सुनना। मान लो ये मैंने डीएनए का स्ट्रैंड निकाला, ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, मुझे इसका सीक्वेंस पता है, इसका सीक्वेंस मैं जानता हूं। इसी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला मैंने एक डीएनए बनाया। मान लीजिए मेरे पास क्या है? एक डीएनए। ये डीएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। कैसा डीएनए है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये डीएनए हमारे डीएनए का एग्जैक्टली क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी कि अगर एडेनिन है इधर तो इधर क्या होगा? थाइमिन। इधर ग्वानिन है तो इधर क्या होगा? साइटोसिन। कैसा डीएनए है? सिंगल स्ट्रैंडेड। हमारे डीएनए का कैसा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अच्छा, डीएनए किसका बना होता है भाई? न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर क्या न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? बिल्कुल। एक न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? तीन। सबसे पहला क्या होगा? पेंटोस शुगर। दूसरा क्या होता है? फॉस्फेट। तीसरा क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फेट में क्या होता है? फॉस्फोरस। क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस। यहां पर जिस फॉस्फोरस को यूज किया जाता है, वो फॉस्फोरस कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। तो क्या ये न्यूक्लियोटाइड्स रेडियो एक्टिव होंगे या नहीं? बिल्कुल। तो क्या ये पूरा का पूरा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी रेडियो एक्टिव हो सकता है?
थोड़ा दिमाग लगा लो, समझ लो। हमने क्या बनाया है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या बनाया हमने? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। इन न्यूक्लियोटाइड के अंदर कैसा फास्फोरस है? नॉर्मल या रेडियो एक्टिव? रेडियो एक्टिव। तो क्या ये पूरा का पूरा डीएनए भी रेडियो एक्टिव होगा? सो कैन वी कॉल इट एज सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए? ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, रेडियो एक्टिव है, हमारे डीएनए के कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री है। हमारे डीएनए का कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये मेरे डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, तो जैसे ही मैं इस डीएनए को अपने डीएनए के क्लोज लाऊंगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे या नहीं? और अगर मैं इसके ऊपर एक्सरे डालूं, तो एक्सरे की मदद से मैं इस डीएनए को देख सकता हूं। एक्सरे की मदद से हम इस डीएनए को देख सकते हैं। क्लियर है सबको? डीएनए को दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला क्या डालते हैं? एथिडियम ब्रोमाइड, और कौन सी लाइट में ऑब्जर्व करते हैं? यूवी। दूसरा क्या डालते हैं? ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। ये हमारे डीएनए से जाकर के जुड़ जाता है, उसके बाद कौन सी लाइट में ऑब्जर्व किया जाता है इसको? एक्सरे में। किसमें ऑब्जर्व करते हैं? एक्सरे में। याद रहेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑटो रेडियोग्राफी। क्या बोलते हैं इसे हम? ऑटो रेडियोग्राफी। और इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या बोला जाता है? डीएनए प्रोब। क्या बोलते हैं इसे हम? डीएनए प्रोब या प्रोब डीएनए। सो दिस इज कॉल्ड डीएनए प्रोब। क्या होता है डीएनए प्रोब? कैसा डीएनए होता है? डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड? सो इट इज अ काइंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा डीएनए है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड। हमारे डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है या सेम होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं दैट दिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड? कैसे लेबल्ड है ये? रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है। So single stranded complementary radioactively labeled DNA is called probe DNA। क्या बोला जाता है इसे? probe DNA। डीएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड होना, रेडियो एक्टिव होना, ऐसा डीएनए क्या कहलाता है? प्रोब डीएनए। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोब डीएनए। याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस डीएनए को बोला जाता है प्रोब डीएनए। अब प्रोब डीएनए का भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो काम है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन डिजीज को डायग्नोस करने में इसको कैसे यूज किया जा सकता है? देखिए ध्यान से सुनना। मान लो हमारे पास अभी एक जीन है, सुनिए, लेट से दिस इज आवर जीन। अच्छा, हम अपने हर जीन के सीक्वेंस को जानते हैं। हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान आपको याद होगा कि 20 से 30 हजार के आसपास जीन को आइडेंटिफाई किया गया था, और उन जीन की क्या करी थी हमने? सीक्वेंसिंग। यानी कि हर जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमको पहले से पता है। मान लो ये एक जीन है, और मुझे शक है कि इस जीन के अंदर कोई म्यूटेशन है, कोई चेंज आया है। मैं ये पहचानूंगा कैसे कि ये नॉर्मल है या म्यूटेटेड है? तो मेरे को जीन के सीक्वेंस के बारे में ऑलरेडी पता है या नहीं? भाई एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इस सीक्वेंस के बारे में मैं पहले से जानता हूं। अगर मैं जीन के सीक्वेंस को पहले से जानता हूं, तो उसी के सीक्वेंस का, जीन के सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला डीएनए मैं बना सकता हूं या नहीं? मान लीजिए मैंने क्या बनाया? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का सीक्वेंस कैसा है? जीन के एकदम कॉम्प्लीमेंट्री। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा है? रेडियो एक्टिव। कैसा है ये? रेडियो एक्टिव। बात समझ में आ रही है या नहीं यार? पक्का क्लियर है सबको ये? मान लो जीन का सीक्वेंस यहाँ पर क्या था? लेट से सीक्वेंस इज एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन। ये जीन का क्या है? सीक्वेंस। मैंने यहां पर एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया, जिसमें मैंने ठीक जीन के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लिए। इधर एडेनिन है तो यहां क्या लिया? थाइमिन। इधर थाइमिन है तो इधर क्या लिया? एडेनिन। इधर ग्वानिन है तो क्या लिया? साइट। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फर्क ये है कि ये कैसा है? नॉर्मल। ये कैसा है? रेडियो एक्टिव। क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो अगर मैं इन दोनों को साथ में रखूं, तो क्या ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, आपस में जुड़ेंगे या नहीं? और अगर ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो मैं इसके ऊपर क्या डालूंगा? एक्सरे। एक्सरे को डालते ही क्या ये डीएनए मेरे को दिखेगा? क्या ये जीन हमको दिख सकता है या नहीं? अगर प्रोब इसके साथ जुड़ा होगा, एक्सरे डालते ही जीन हमको दिखेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? यानी कि अगर जीन विजिबल है, एक्सरे के प्रेजेंस में अगर जीन हमको दिखाई देता है, तो इसका मतलब प्रोब किससे बाइंड हुआ? जीन से। इसका मतलब हमारे जीन का सीक्वेंस क्या है? नॉर्मल है। जीन का सीक्वेंस क्या है? नॉर्मल है। लेकिन ध्यान से सुनना, मान लीजिए यहां पर कोई म्यूटेशन आ गया। क्या आ गया? म्यूटेशन आ गया। म्यूटेशन की वजह से पहले यहां पर ग्वानिन, साइटोसिन था, तो अब मान लो क्या है? एडेनिन, एडेनिन। क्या यहां पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बदल गया?
मैंने प्रोब जो बनाया था ये तो ओरिजिनल सीक्वेंस के बेसिस पर बनाया था, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन आ गया तो म्यूटेशन के आने के वजह से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जीन में बदल जाएगा या नहीं? तो क्या ये प्रोब उससे बाइंड करेगा? नहीं। और अगर प्रोब बाइंड नहीं करेगा तो क्या एक्सरे के प्रेजेंस में ये जीन विजिबल होगा? नहीं। अगर विजिबल नहीं है तो इसका मतलब जीन के अंदर क्या है? म्यूटेशन। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? किसी भी जीन को पहचानना चाहते हो अगर कि वो नॉर्मल है या म्यूटेटेड है, जीन नॉर्मल है या म्यूटेटेड है, तो उसको हम किसके मदद से पहचान सकते हैं? प्रोब की मदद से। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स से देयर इज समथिंग कॉल्ड डीएनए प्रोब। हमारे पास क्या है? डीएनए प्रोब है। इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन है इफ इफ डीएनए प्रोब, पहली कंडीशन है इफ डीएनए प्रोब बाइंड्स विद जीन। इफ डीएनए प्रोब बाइंड्स विद जीन, अगर हमारा डीएनए प्रोब जीन के साथ बाइंड होता है और अगर मैं यहां पर एक्सरे इंपोज करूंगा तो एक्सरे के प्रेजेंस में मुझे ये जीन क्या दिखेगा या नहीं दिखेगा? बिल्कुल। ये कैसा होगा? विजिबल। अगर विजिबल है तो इसका मतलब प्रोब जीन से बाइंड किया है, इसका मतलब जीन क्या है? नॉर्मल है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लीजिए इफ डीएनए प्रोब फेल्स टू बाइंड विद जीन, इफ डीएनए प्रोब फेल्स टू बाइंड विद जीन, मान लीजिए हमारा प्रोब डीएनए बाइंड हुआ ही नहीं। अब अगर मैं एक्सरे इंपोज करूंगा तो क्या ये जीन मुझे विजिबल होगा? नहीं। ये क्या होगा? इनविजिबल। क्या होता है ये? इनविजिबल, यानी कि जीन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जीन नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब प्रोब बाइंड नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? उसके अंदर जीन में क्या है? म्यूटेशन है। तो ऐसे जीन को हम क्या बोल सकते हैं? म्यूटेटेड जीन। क्या बोला जाता है इसे? म्यूटेटेड जीन। क्लियर है सब? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अगर प्रोब बाइंड हुआ है तो इसका मतलब एक्सरे के प्रेजेंस में वो दिखेगा। अगर एक्सरे के प्रेजेंस में नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब प्रोब बाइंड नहीं हुआ है। और प्रोब बाइंड कब नहीं होता है? जब जीन के अंदर क्या है? बदलाव। जब उसके अंदर क्या है? म्यूटेशन। अगर जीन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है, डीएनए प्रोब बाइंड हुआ है। अगर जीन दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब प्रोब बाइंड नहीं हुआ, क्योंकि जीन में क्या है? म्यूटेशन है। इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? ऑटो रेडियोग्राफी। क्या बोलते हैं इसे हम? ऑटो रेडियोग्राफी। अच्छा, आपने ये तो पढ़ा होगा कि म्यूटेशन के कारण नॉर्मल सेल कैंसरस सेल बन सकता है। पढ़ा है या नहीं? एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इधर क्या है? एडेनिन, तो इधर क्या होना चाहिए? थाइमिन। एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? थाइमिन के साथ। होता है ऐसा या नहीं? ग्वानिन किसके साथ बनाता है? साइटोसिन के साथ। लेकिन सन के साथ क्या आती है? हार्मफुल यूवी रेज। कितने प्रकार की होती हैं? 3। यूवी ए, बी और सी। सबसे लीथल कौन सी होती है? सी। यूवी के अंदर एनर्जी होती है, बिल्कुल। इस एनर्जी को यूज करके यहां पर एडेनिन को रिप्लेस करके क्या ला दिया जाता है? थाइमिन। अगर थाइमिन थाइमिन के साथ जुड़ जाए तो क्या ये नॉर्मल बात होगी या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। क्या ये एक तरीके का म्यूटेशन है? बिल्कुल। इस म्यूटेशन के वजह से नॉर्मल सेल क्या बन जाता है? कैंसरस। इसीलिए हम बोलते हैं कि हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचना चाहिए, क्योंकि उससे स्किन बर्न या स्किन कैंसर हो सकता है। क्योंकि उस हार्मफुल यूवी रेडिएशन से क्या बन सकता है? थाइमिन थाइमिन डाइमर। क्लियर है? यानी कि जीन क्या हो गया है? म्यूटेट हो गया है। क्या ये नॉर्मल जीन होगा? नहीं। कैसा जीन है ये? म्यूटेंट। तो क्या इस म्यूटेंट जीन को हम प्रोब लगा करके पहचान सकते हैं या नहीं? अगर प्रोब बाइंड होगा तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मल। अगर प्रोब बाइंड नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? क्या होगा वो? म्यूटेंट। क्लियर है सबको ये? So can we say that this DNA probe can be used, ये जो DNA probe है, this DNA probe can be used to detect, इसके मदद से हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? It can be used to detect म्यूटेटेड जीन। इसके मदद से हम म्यूटेटेड जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैंसर को भी डायग्नोस कर सकते हैं। क्लियर है सबको? इतना समझ में आया ये? बस ये था यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? सबसे पहला क्या था? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। दूसरा क्या था? जीन थेरेपी। तीसरा क्या है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। कितने टाइप के मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होते हैं? 2। ट्रेडिशनल और मॉडर्न। मॉडर्न में क्या क्या आता है? पीसीआर, एलाइजा, ऑटो रेडियोग्राफी। पीसीआर इज यूज टू एम्पलीफाई जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट करना है तो क्या यूज करेंगे? पीसीआर। एंटीबॉडी के मदद से डिटेक्ट करना है तो क्या यूज करेंगे? एलाइजा। ठीक है। अगर म्यूटेटेड जीन को पहचानना है तो क्या यूज करेंगे? डीएनए प्रोब। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। और कैसे लेबल्ड होता है? रेडियो एक्टिवली। कैसे लेबल्ड होता है ये? रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है। क्लियर है सबको इतना? ठीक है।
बस, तो ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। इसके बाद नाउ नेक्स्ट इज, अगला टॉपिक है यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल? या ट्रांसजेनिक एनिमल को मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल भी बोल सकता हूं, और क्या बोल सकते हैं इसको हम? जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल, या हम इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल भी बोल सकते हैं। आपको याद होगा चैप्टर शुरू होने से पहले हमने पढ़ा था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन फॉरेन डीएनए इनसाइड ऑल द सेल्स ऑफ देयर बॉडी। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के हर एक सेल के अंदर फॉरेन डीएनए हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट है तो क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। एनिमल है तो क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल या ट्रांसजेनिक एनिमल। पढ़ा था हमने ऐसा कुछ या नहीं? याद आ रहा है कैसे बनाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को? मेल से क्या निकाला हमने? स्पर्म। फीमेल से क्या निकाला हमने? ओवा। दोनों को हमने लैब में फ्यूज किया तो क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनता है यहाँ पर? वन न्यू सेल इज फॉर्म्ड एंड दिस न्यू सेल इज कॉल्ड व्हाट? जाइगोट। अगर मैं किसी भी फॉरेन डीएनए को लेता हूं और रेट्रोवायरस पर लोड करता हूं, तो रेट्रोवायरस इस फॉरेन डीएनए को कहां पर डिलीवर कर देगा? जाइगोट में। क्या जाइगोट के अंदर एक बाहरी जीन, फॉरेन जीन डिलीवर हुआ या नहीं? अब इस जाइगोट को मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में ये डिवाइड होगा तो कितने सेल बनेंगे? दो। दो से कितने? चार। फिर 8, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। याद है या नहीं? धीरे धीरे ये एम्ब्रियो कहां पर आएगा? यूट्रस में। इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने के बाद ये क्या करेगा? डेवलप करेगा। और जितने भी बॉडी के सेल होंगे, क्या उन सारे सेल के अंदर इस जीन की कॉपी जाएगी या नहीं? कोई भी ऐसा एनिमल जिसके बॉडी के हर एक सेल में फॉरेन जीन हो, फॉरेन डीएनए हो, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या बोला जाता है इसे? ट्रांसजेनिक एनिमल। सो व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल? these are the animals these are animals which contain these are animals which contain भाई ये यार, एक तो मैं मार्कर से परेशान हूँ, बनाता हूँ मैं यहाँ पर एच हूँ, बन कुछ और जाता है। these are the animals which contain these are the animals which contain foreign DNA। these are the animals which contain foreign DNA, या हम इसको ट्रांसजीन भी बोल सकते हैं। these are the animals which contain foreign DNA in all the cells of their body, in all the cells of their body, cells of their body। कोई भी ऐसा एनिमल जिसके बॉडी के हर एक सेल में आपको फॉरेन डीएनए मिले, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल अलग अलग प्रकार के हमने बना रखे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, हमने माइस को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल मंकी भी होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल में काऊ भी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल में शीप भी है। यानी कि तरह तरह के हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बना रखे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हम अत्याचार करते हैं माइस पर। more than 95% of the genetically modified animals which are available today are what? mice। 95% से ज्यादा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हमारे पास हैं, वो कौन से हैं? माइस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल कौन से होते हैं? माइस। जब माइस नहीं था तो हम मंकी वगैरह को भी यूज करते थे, लेकिन मंकी कंपैरेटिवली बड़ा है तो उसकी जान थोड़ी सी ज्यादा कीमती है। चूहे थोड़े ज्यादा अवेलेबल हैं, इसीलिए हम उनको थोड़ा सा ज्यादा परेशान करते हैं। क्लियर है? तो कोई भी ऐसा एनिमल जिसके बॉडी के हर एक सेल में फॉरेन डीएनए मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल। अलग अलग वैरायटी के ट्रांसजेनिक एनिमल हमने बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से होते हैं? माइस। अच्छा, अब सुनिए यहाँ पर, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बनाए क्यों जाते हैं? इनका क्या बेनिफिट है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल? एनसीईआरटी में 4-5 बेनिफिट दिए हुए हैं इसके, वही पढ़ने हमको। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल क्यों बनाए जाते हैं? इसका फायदा क्या है? सबसे पहला इसका फायदा होता है टू अंडरस्टैंड, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड टू अंडरस्टैंड नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, दे आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? समझ तो आया नहीं होगा, है ना? देखो, इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट सुनिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमको पता लगा कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर कितने जीन होते हैं? 20 से 30 हजार के आसपास। सही बोल रहा हूं मैं?
एवरेज ले लेना कुछ भी आप, ऑन एन एवरेज 20 से 30,000 के आसपास ह्यूमन के अंदर जीन होते हैं। लेकिन मोर देन 50% जीन के फंक्शन के बारे में हमको अभी भी पता नहीं है कि वो जीन ह्यूमन की बॉडी में एग्जैक्टली करते क्या है, उन जीन्स का हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या रोल है, उन जीन्स का हमारी बॉडी के फिजियोलॉजी में क्या रोल है, हमको इसके बारे में पता नहीं है। तो मान लीजिए मैंने एक ह्यूमन के जीन को निकाला, ध्यान से सुनना, मैंने एक ह्यूमन के जीन को निकाला, मुझे इसके फंक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इस ह्यूमन के जीन को मैंने किसके अंदर डाला? माइस में। इस ह्यूमन के जीन को हमने किस में डाला? माइस में। जैसे ही माइस के अंदर ये ह्यूमन का जीन जाएगा, जीन के जाने के बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा या नहीं? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन। ये प्रोटीन ह्यूमन का प्रोटीन है या माइस का प्रोटीन है? ह्यूमन का। अबे समझ में आ रहा है या नहीं यार? जीन को निकाला कहां से? ह्यूमन से। ट्रांसफर कहां कर रहे हैं? माइस में। इस जीन के फंक्शन के बारे में क्या हमको पता था? नहीं। तो जीन को ह्यूमन से निकाला, किस में डाला? माइस में। माइस में जाने के बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। अब इस प्रोटीन के बनने के वजह से माइस की बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या हम उन चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं? ह्यूमन के जीन को हमने निकाला और माइस की बॉडी में डाला। जैसे ही माइस की बॉडी में वो जीन गया, उस जीन के वजह से कोई ना कोई प्रोटीन बनेगा, और उस प्रोटीन के बनने की वजह से माइस की ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या हम उसको असेस कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, और उसको स्टडी करके क्या मैं पहचान सकता हूं कि इस जीन का फंक्शन क्या है? बात समझ में आ रही है या नहीं? तो कौन सा जीन फिजियोलॉजी या ग्रोथ में किस तरीके से इन्वॉल्व होता है, ये हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बना करके पहचान सकते हैं। जीन का क्या फंक्शन है, अगर आप जीन के फंक्शन को नहीं जानते हो तो उस जीन को निकालो, किसी एनिमल में डालो, और उस एनिमल की बॉडी में उस जीन के जाने से क्या चेंजेस आते हैं, उसको स्टडी करके हम पहचान सकते हैं कि जीन का फंक्शन क्या है। बात समझ में आ रही है या नहीं? पक्का क्लियर है सबको ये? दूसरा इसका फायदा क्या होता है? सेकंड बेनिफिट इज टू स्टडी डिजीज। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू स्टडी व्हाट? दे आर यूज्ड टू स्टडी डिजीज। ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करके हम डिजीज को भी स्टडी कर सकते हैं। डिजीज को कैसे स्टडी किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक जीन है, ये कौन सा जीन है? ऑन्कोजीन। पढ़ा है या नहीं? ऑन्कोजीन कौन से जीन होते हैं? दीज आर द कैंसर कॉजिंग जीन। ये वो जीन होते हैं जो नॉर्मल सेल को किस में बदल सकते हैं? कैंसर में। तो इस जीन से क्या होगा? कैंसर। लेकिन हमको ये समझना है कि ये जीन कैंसर करता कैसे है। तो कुछ नहीं करना है, खाली इस ऑन्कोजीन को लेना है। इस ऑन्कोजीन को हमने किस में डाला? माइस में। माइस में जैसे ही ऑन्कोजीन जाएगा, ये सेल को क्या बना देगा? कैंसरस। सेल क्या करेंगे? डिवाइड, अनकंट्रोलेबली डिवाइड करेंगे। और जब सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? कैंसर। ये जीन कैंसर करता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है कैंसर करने का, ये हम किसके अंदर स्टडी करेंगे? माइस में। ह्यूमन में तो नहीं कर सकते ना। ऑन्कोजीन को पता लगा, उठा के ह्यूमन में डाल दिया, स्टडी करने के चक्कर में बेचारा निपट गया। फिर ऐसा नहीं होता तो हम किसको यूज करते हैं? माइस को। क्लियर है सबको? तो किसी भी जीन को अगर आपको समझना है कि ये जीन डिजीज कैसे करता है, तो उस जीन को निकालिए, उसको ट्रांसजेनिक एनिमल में डालिए, और उसके अंदर डिजीज कैसे होती है उसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसके मदद से, ट्रांसजेनिक एनिमल के मदद से हम अलग अलग प्रकार की डिजीजेस को भी स्टडी कर सकते हैं। एंड एग्जाम्पल कैन बी कैंसर। वन एग्जाम्पल कैन बी कैंसर। उसके बाद और इसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं बताइए? और क्या फंक्शंस होते हैं इनके, ट्रांसजेनिक एनिमल के? दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ, बताइए, दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करके हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को भी बना सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, पार्चुरेशन के तुरंत बाद होता है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। एंड फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इज कॉल्ड व्हाट? कोलेस्ट्रम। मदर के फर्स्ट मिल्क को हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। अच्छा, कोलेस्ट्रम की खासियत क्या होती है? इट इज येलोइश इन कलर। इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीए। आईजीए जब बच्चा इस कोलेस्ट्रम पे फीड करेगा तो उसकी बॉडी में क्या जाएगी? एंटीबॉडी। कौन सी? आईजीए। और क्या प्रोवाइड करेगी? इम्यूनिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस कोलेस्ट्रम के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं इसे? अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन। क्या है ये? प्रोटीन। और ये प्रोटीन ह्यूमन के जो बेबी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जो शुरुआती ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को करवाने में अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इसीलिए आपने कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी सुना होगा। शुरुआती जो 6 महीने होते हैं उस समय पर ये मतलब ये जो मैटरनल मिल्क होता है उसके ऊपर फीड करना चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बात उसमें क्या है, आईजीए एंटीबॉडी, ये बच्चे को क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी। दूसरा इसमें क्या है, अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन, और ये प्रोटीन से क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट। लेकिन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन खाली ह्यूमन मिल्क में मिलता है। किस में मिलता है? ह्यूमन मिल्क में। बात समझ में आ रही है? ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन इसका मतलब किसी ना किसी जीन से तो कोड हो रहा होगा, और ये जीन किसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर। किसके अंदर है ये जीन? ह्यूमन। लेकिन सुनो ध्यान से, क्या ये जरूरी है कि पार्चुरेशन के बाद हर फीमेल के अंदर लैक्टेशन हो ही? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जिनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता ही नहीं है। अगर मिल्क, मान लो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन अगर हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है तो मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा। और अगर मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब दैट बेबी हैज टू फीड अपॉन सम एक्सटर्नल मिल्क, पाउडर्ड मिल्क वगैरह पे फीड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? लेकिन क्या उस पाउडर्ड मिल्क में या किसी एनिमल के मिल्क में ह्यूमन वाला प्रोटीन होगा, अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन? नहीं होगा। बात समझ में आई? यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? तो इस केस में हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनना यहाँ पर। मान लो मैंने इधर एक जीन बनाया, लेट्स से दिस इज वन जीन, एंड दिस जीन इज कोडिंग फॉर विच प्रोटीन। ये जीन कौन से प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है? अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। ये जीन कौन से प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है? अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। इस जीन को मैंने कहां से निकाला? ह्यूमन से। कहां से निकाला? ह्यूमन से। किसके लिए कोड कर रहा है? अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। और अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन किसका प्रोटीन है? कैन वी से दैट इट इज ह्यूमन प्रोटीन? किसका प्रोटीन है ये? ह्यूमन प्रोटीन है। तो मैंने लैब के अंदर एक ऐसा जीन बनाया जो कि किसके लिए कोड कर रहा है? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन के लिए कोड करता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब मान लीजिए मैंने एक काऊ में से क्या निकाला, काऊ के अंदर से फीमेल में से मैंने क्या निकाला? ओवा। मेल में से क्या निकाला? स्पर्म। दोनों को फ्यूज किया तो क्या बनेगा? जाइगोट। दोनों को फ्यूज करने के बाद क्या बना यहां पर? जाइगोट। अच्छा, जाइगोट कैसा सेल है भाई? एनिमल। एनिमल सेल को ट्रांसफॉर्म करना है तो सबसे बेस्ट वेक्टर कौन सा होता है? रेट्रोवायरस। तो क्या मैं रेट्रोवायरस के मदद से, ध्यान से सुनना, क्या मैं रेट्रोवायरस के मदद से इस लैक्ट एल्ब्यूमिन वाले जीन को इस जाइगोट के अंदर पहुंचा सकता हूं या नहीं? अरे समझ में आ रहा है? इस रेट्रोवायरस के मदद से मैं ह्यूमन के जीन को, लैक्ट एल्ब्यूमिन वाले जीन को कहां पर पहुंचा सकता हूं? काऊ के जाइगोट में। कहां पहुंचाया मैंने? जाइगोट में। और जैसे ही जाइगोट के अंदर ये जीन गया, क्या मैं इस जाइगोट को जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड जाइगोट बोल सकता हूं? जेनेटिकली मॉडिफाइड जाइगोट बोल सकते हैं या नहीं? इसके अंदर फॉरेन जीन आया या नहीं? क्लियर है सबको? अच्छा, अब इस जाइगोट को मैंने कहां पर ट्रांसफर कर दिया? दिस जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब। इसको हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिया? फेलोपियन ट्यूब। इसको हमने काऊ के फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया। अच्छा, फेलोपियन ट्यूब से कहां पर आएगा? यूट्रस। यूट्रस में इसका क्या होगा? डेवलपमेंट। डेवलप होने के बाद जो नई काऊ बनती है, उस काऊ को हमने यहां पर क्या नाम दिया? रोजी। क्या बोलते हैं इसको हम? रोजी। याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रोजी नाम की काऊ है, क्या मैं इसको ट्रांसजेनिक एनिमल बोल सकता हूं? क्योंकि जब इसका जाइगोट डिवाइड होगा तो बॉडी के अलग अलग प्रकार के सेल्स बनेंगे, और हर सेल में किसके जीन की कॉपी जाएगी? ह्यूमन के जीन की। So can we say that each and every cell of the body of Rosie contain foreign gene inside it? तो क्या इसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोल सकते हैं? कौन सा एनिमल है ये? ट्रांसजेनिक एनिमल है। और ये पाया गया है कि क्योंकि रोजी के बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हर सेल के अंदर अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन का जीन है। जब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो कौन सा प्रोटीन बनेगा? अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। इसीलिए अगर आप रोजी के मिल्क को देखें, सो नियरली 1 liter of milk of rosy cow contain 2.4 gram of alpha lactalbumin। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है। 2.4 ग्राम ऑफ अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट इन 1 liter मिल्क ऑफ रोजी। क्लियर है? तो ये अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन रोजी या काऊ की काम का था, या हमारे काम का प्रोडक्ट है? हमारे काम का प्रोडक्ट है। लेकिन हम बनवा कहां पर रहे हैं इसको? ट्रांसजेनिक एनिमल में। किसमें बनवाया हमने? ट्रांसजेनिक एनिमल में। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम यूज कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हमने अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन का जीन निकाला और रोजी के अंदर इसको डाला, तो जो नई काऊ बनती है उसके अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस होगा, उस मिल्क के अंदर करीब 2.4 ग्राम क्या पाया जाता है? अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन 1 लीटर मिल्क में। क्लियर है सबको? ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद नाउ नेक्स्ट इज, इसके बाद एक और जीन होता है। आपको याद है हमने
ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक डिसऑर्डर पढ़ा था जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्फाइसेमा। याद आ रहा है? एम्फाइसेमा के अंदर मैंने बताया था लंग्स का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस, एल्विलाई क्या हो जाती है, कोलैप्स। एंड एम्फाइसेमा इज मेनली कॉज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। किससे होता है? सिगरेट स्मोकिंग से। एम्फाइसेमा सिगरेट स्मोकिंग से तो होता है, लेकिन एम्फाइसेमा एक एंजाइम की कमी से भी होता है जिसे हम बोलते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इसकी कमी से क्या होता है? एम्फाइसेमा। अच्छा, क्या है ये एंजाइम? एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। प्रोटीन किससे कोड होता है? जीन से। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो क्या ये जीन ह्यूमन की बॉडी में है? बिल्कुल। तो मैंने ह्यूमन के अंदर से मान लो एक जीन निकाला, लेट्स से दिस जीन इज कोडिंग फॉर व्हाट? ये जीन किसके लिए कोड कर रहा है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। किसके लिए कोड करता है ये? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। मैंने ये ह्यूमन की बॉडी से जीन निकाला। अब शीप पता है आपको, हमने मेल में से स्पर्म निकाला, फीमेल में से ओवा निकाला, और दोनों गैमेट्स को फ्यूज किया तो क्या बनेगा? जाइगोट। तो ये जाइगोट किसका है? लेट्स से दिस इज जाइगोट ऑफ शीप। ये जाइगोट किसका है? शीप का जाइगोट है ये। समझ में आ रही है बात? अब मैं रेट्रोवायरस के मदद से क्या ह्यूमन के जीन को, इस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन वाले जीन को क्या मैं जाइगोट में ट्रांसफर कर सकता हूं? बिल्कुल। क्या ये जाइगोट जेनेटिकली मॉडिफाइड बन गया? बिल्कुल बन गया। अब इस जाइगोट को मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब से कहां जाएगा? यूट्रस। यूट्रस में इसका क्या होगा? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बाद यहां पर जो नई शीप बनती है, इस शीप को हमने क्या नाम दिया? ट्रेसी। क्या बोलते हैं इसे? ट्रेसी। नाम भूल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी में खाली रोजी का नाम दिया है, ट्रेसी नाम नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसको हमने क्या नाम दिया? ट्रेसी। और ट्रेसी के अंदर, ट्रेसी की बॉडी के हर एक सेल में किसका जीन है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो इस ट्रेसी के अंदर से हम क्या निकाल सकते हैं? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। और इस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को हम यूज कर सकते हैं क्या ट्रीट करने के लिए? इट इज यूज्ड टू ट्रीट व्हाट? एम्फाइसेमा। क्या ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है इसे? एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। याद रहेगा ये? तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के दो एग्जांपल याद रहेंगे। पहला एग्जांपल क्या है? रोजी। उसमें क्या बन रहा है? अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन। और ट्रेसी में क्या बनता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? एम्फाइसेमा के। और अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन कैसा प्रोटीन होता है? ह्यूमन प्रोटीन, जो कि बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। क्लियर है? एक को हम किस में बना रहे हैं? ट्रांसजेनिक काऊ में। दूसरे को हम किस में बना रहे हैं? ट्रांसजेनिक शीप में। समझ गए? और कोई एडवांटेज होता है क्या ट्रांसजेनिक एनिमल का? एनी अदर एडवांटेज? ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू चेक वैक्सीन सेफ्टी। इसके मदद से हम वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई वैक्सीन बना रहे हैं तो उस वैक्सीन को डायरेक्टली ह्यूमन पर टेस्ट नहीं किया जाता। उसको हम किस में टेस्ट करते हैं? माइस पर। माइस पर या मंकी पर। ठीक है? तो यहां पर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को कुछ वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन को पहले मंकी पर टेस्ट किया जाता था, लेकिन अब किस पर टेस्ट करते हैं हम? ट्रांसजेनिक माइस पर। और कोई एडवांटेज ट्रांसजेनिक एनिमल का? ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी यूज्ड टू चेक ड्रग सेफ्टी टेस्टिंग। इनको हम ड्रग सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ड्रग सेफ्टी टेस्टिंग के लिए अगर आप कोई भी ड्रग बनाते हैं तो उस ड्रग को भी डायरेक्टली ह्यूमन को नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस ड्रग के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ आपकी बॉडी में अननेसेसरी चेंजेस आ सकते हैं जिससे कि आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हम कोई भी अगर ड्रग बनाते हैं तो उस ड्रग को पहले ह्यूमन में ना इंजेक्ट करके हम किस में इंजेक्ट करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल में। अच्छा, अगर मैं माइस ले रहा हूं तो भाई ट्रांसजेनिक माइस ही क्यों लेना है? मेरी बात ध्यान से सुनना। ट्रांसजेनिक माइस क्यों लेना है? मैं नॉर्मल माइस भी तो ले सकता हूं। इतने सारे माइस है, इतने सारे चूहे हैं, किसी को भी पकड़ लो, ड्रग इंजेक्ट कर दो, उसकी बॉडी को असेस करो आप कि क्या बदलाव आता है ड्रग से। ट्रांसजेनिक एनिमल लेने की क्या जरूरत है ड्रग की सेफ्टी टेस्टिंग को? बोलो। सुनो, एक मिनट में बता रहा हूं इसमें क्या जरूरी है। जो नॉर्मल माइस हमने लिया है, क्या ये जरूरी होगा कि ये माइस इस ड्रग के खिलाफ सेंसिटिविटी शो करे? हो सकता है कि जो नॉर्मल माइस है वो ड्रग को पहचाने ही नहीं, ड्रग को सेंस ही ना कर पाए। और अगर ड्रग को इसकी बॉडी सेंस नहीं करेगी तो क्या बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आएगा? क्या आप साइड इफेक्ट को नोटिस कर पाओगे? नहीं, क्योंकि ये माइस इस ड्रग को लेकर के सेंसिटिव है ही नहीं।
अगर कोई भी चीज सेंसिटिव नहीं है तो उसका इफेक्ट भी शो नहीं होगा। तो इसीलिए हम पहले इस माइस के अंदर एक ऐसा जीन डालते हैं, एक ऐसा जीन डाला जाता है जो कि सेंसिटिविटी को क्या कर देता है, ड्रग के लिए सेंसिटिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देता है। और जब सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तब हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, तब जाकर के हम चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है सबको ये? तो ट्रांसजेनिक एनिमल को वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी यूज किया जा सकता है, ड्रग सेफ्टी के लिए भी यूज किया जा सकता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी यूज करते हैं। इवन यहाँ पर हम अगर किसी डिजीज को स्टडी करना चाहते हैं तो भी, या अगर किसी जीन के फंक्शन के बारे में हमको नहीं पता है तो भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से पहचान सकते हैं। क्लियर है सबको? याद रहेगा ये ट्रांसजेनिक एनिमल के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, टू अंडरस्टैंड नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। दूसरा, टू स्टडी डिजीज। तीसरा, क्या बना सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। चौथा, क्या टेस्ट करते हैं, वैक्सीन सेफ्टी। पांचवा, ड्रग सेफ्टी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के क्या एडवांटेज पढ़े थे हमने, एबायोटिक स्ट्रेस को लेकर के इनकी टॉलरेंस क्या होती है, ज्यादा। न्यूट्रिशनल कंटेंट भी क्या होता है, ज्यादा। मिनरल यूज एफिशिएंसी भी क्या होगी, ज्यादा। पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है उससे। याद आ रहा है? क्लियर है? बस इतना पढ़ना था हमको ट्रांसजेनिक एनिमल में। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है थ्योरेटिकल, मैं समझा देता हूं, सुनिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एथिकल इशू। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देयर इज समथिंग को, एक टॉपिक है यहाँ पर एथिकल इशू। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं समझा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिख दूंगा, एक बार पढ़ लेना है इसको। देखिए एथिकल इशू में क्या होता है, सुनना ध्यान से। अगर हम अगर हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉरेन डीएनए को डाल दिया, मान लो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करूंगा तो उसकी आने वाली जितनी भी जनरेशन है, उन सारी जनरेशन का जेनेटिक मटेरियल वैसा ही चेंज रह जाएगा या नहीं? बात समझ में आ रही है? अगर मैंने किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया तो उसकी आने वाली जितनी भी जनरेशन होंगी, क्या वो चेंज उन सारी जनरेशन में पास होगा या नहीं? बिल्कुल पास होगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या हम इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर इनजस्टिस नहीं कर रहे हैं? भाई अगर आपको कैंसर स्टडी करना है, हम ह्यूमन है, हमको कैंसर के बारे में स्टडी करना है, तो हम कैंसर के जीन को माइस के अंदर डाल देते हैं। ये माइस के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही एक तरीके से? है तो सारे एनिमल, हम भी एनिमल है, माइस भी एनिमल है, मंकी भी एनिमल है, लेकिन हम थोड़ा सा, हमारा दिमाग सुपीरियर है, ज्यादा डेवलप हो गया है, तो हम बाकी के एनिमल के साथ इनजस्टिस करते हैं, उनके अंदर अपने फायदे का प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको, उनके अंदर हम अपनी डिजीजेस को स्टडी करते हैं। तो ये एथिकल इशू है या नहीं? एथिक्स पता है क्या होता है? इट इज अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या सही है क्या गलत है, इसको जानने को क्या बोला जाता है? एथिक्स, शिष्टाचार, जो तुम्हारे अंदर नहीं है। मेरे अंदर, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, थोड़ा बहुत है। तू पहले अपने आप को देख। तो सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, सिर्फ अपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड, सिर्फ अपनी रिसर्च को करने के लिए अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट करें, चेंज करें, तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस होता है उन एनिमल्स के साथ। ये तो पहला इशू है। दूसरा इशू सुनिए क्या होता है। अगर मैं कोई क्रॉप, अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बन रहा है, मान लो मैंने बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर से कौन सा जीन निकाला था, क्रायोजीन। उस क्रायोजीन को किसमें डाला, कॉटन में। तो उस कॉटन को मैंने क्या बोला, बीटी कॉटन। अब क्या गारंटी है कि वो जो बैक्टीरिया का क्रायोजीन है वो ह्यूमन की बॉडी के ऊपर कोई हार्मफुल इंपैक्ट पोज नहीं करेगा? क्या इसकी कोई गारंटी है? चलो कॉटन को आप खाने नहीं जा रहे हो, लेकिन बीटी ब्रिंजल, बीटी सोयाबीन भी तो होता है। बीटी सोयाबीन के अंदर किसका जीन है, बैक्टीरिया का। कौन सा जीन है, क्रायोजीन। क्रायोजीन से क्या बनेगा, टॉक्सिन। उस टॉक्सिन को एक्टिवेट होने के लिए कौन सा पीएच चाहिए, कौन सा पीएच चाहिए, एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच आपके इंटेस्टाइन में होता है, स्टमक में नहीं होता, लेकिन इंटेस्टाइन में तो होता है। अगर डायरेक्टली कल को कोई ऐसे बैक्टीरिया का जीन निकाल करके ब्रिंजल बना दे और आपको सेल कर दे, आप उसको खाने लग जाएं, हो सकता है कि वो जो टॉक्सिन है वो एल्कलाइन पीएच मिलते ही आपके गट को डैमेज कर दे। तो ऐसे किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को कमर्शियली मार्केट करने की परमिशन तो नहीं दी जा सकती।
बात समझ में आ रही है या नहीं? इसीलिए हमने यहाँ पर एक नोडल अथॉरिटी बनाई है जिसको बोला जाता है जीईएसी। क्या बोलते हैं इसे? जीईएसी। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इसको बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, वी कॉल इट एज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इसको बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या करती है? ये एक नोडल अथॉरिटी होती है। अगर आप कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च करना चाहते हो या आप किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को मार्केट में लाना चाहते हो तो पहले किसका अप्रूवल लेना होता है? जीईएसी का। जीईएसी देखती है कि भाई जो क्रॉप आपने बनाई है जीन को इंसर्ट करके, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करके, क्या उस जीन से कोई हार्मफुल इंपैक्ट ह्यूमन की लाइफ पर तो नहीं होगा? अगर कोई हार्मफुल इंपैक्ट हो सकता है तो ये उसका लाइसेंस इशू नहीं करेंगे। अगर कोई भी हार्मफुल इंपैक्ट ह्यूमन के ऊपर नहीं है तो ये उसकी परमिशन दे देते हैं, आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी करती क्या है? इट इज अ नोडल अथॉरिटी विच रेगुलेट्स। ये क्या रेगुलेट करती है? इट रेगुलेट्स जीएम रिसर्च। अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो उसको कौन रेगुलेट करेगा, कौन परमिशन देगा? जीईएसी। ठीक है, सो इट रेगुलेट्स जीएम रिसर्च एंड it also gives permission, it also gives permission for marketing of, it gives permission for marketing of जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इनको मार्केट में, मतलब अगर आप सेल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल किसका लेना पड़ता है? जीईएसी का। क्लियर है सब कोई? तो जीईएसी याद रखना। दो और टर्म है यहाँ पर, देयर इज समथिंग कॉल्ड बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी। ये ध्यान से सुनिए, बायो पेटेंट बायो पायरेसी क्या होता है? क्या नाम है भाई तेरा? हाँ, गणेश। देखो, एक मैं एग्जाम, क्या? कनिष्क, ठीक है। अरे तेरा नाम क्या है भाई? अदनान। देखो अदनान, अरे अदनान, अदनान, अरे बस भाई देखो, अदनान का देखो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है। ठीक है, ये हाईली इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल है ये। मान लो ये साइंटिस्ट वाइंटिस्ट है, अब ये बदकिस्मती से मेरा दोस्त है, मान लो दोस्त है, वैसे है नहीं। अब सुनो, ये यहाँ पर क्या करता है, क्योंकि ये काफी इंटेलिजेंट है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इसका काम है। तो मान लो जैसे कोरोना अभी आया था, तो कोरोना जैसा अगर कोई पेंडेमिक आ गया और अगर हम उसके वैक्सीन की तलाश करें और हमको वैक्सीन नहीं मिल रहा है, हम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अदनान इंटेलिजेंट है भाई, तो अदनान ने अपनी स्किल लगाई और इसने कुछ कुछ ना कुछ करके इसने वैक्सीन बना लिया। अब ये मेरे को आकर के बताता है, मैं इसका दोस्त हूं, तो बोलता है कि भाई मैंने वैक्सीन बना लिया है। मैंने बोला तुम झूठ बोल रहे हो, कैसे बनाया है, फॉर्मूला बताओ। तो इसने मेरे को बताया फॉर्मूला, इस तरीके से मैंने ये वैक्सीन बताया है। तो मेरे पास इसका आइडिया आ गया, लेकिन ओरिजिनली वो आइडिया था किसका? अदनान का। लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है। वो इंटेलिजेंट है लेकिन वो गरीब है। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं लेकिन मेरे पास मान लो पैसा है। ठीक है, तो प्लान किसका था, आइडिया किसका था, इन्वेंशन किसकी थी? अदनान की। लेकिन बताया किसने? बताया किसको इसने? मुझे। अब मेरे पास पैसा है तो मैं इसके आइडिया को कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकता हूं या नहीं? इन्वेंशन किसकी थी, रिसर्च किसके दिमाग का था? उसके दिमाग का। लेकिन उसकी रिसर्च को कमर्शियली मार्केट कौन कर रहा है? पैसा यूज करके, मैं। तो कहीं ना कहीं मैंने उसके इन्वेंशन का, मतलब मैंने उसकी इन्वेंशन चोरी करी है या नहीं? मतलब कर नहीं रहा हूं मैं, करी है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बायोपायरेसी। क्या बोलते हैं इसे? बायोपायरेसी। किसी दूसरी कम्युनिटी या किसी दूसरे इंसान की अगर की हुई एक रिसर्च का प्रोडक्ट है, बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी इजाजत के, या बिना उसको कुछ कंपनसेशन दिए, बिना अप्रूवल लिए, अगर कोई दूसरा इंसान उसके प्रोडक्ट को एक्सप्लॉइट कर रहा है कमर्शियली, तो इसको क्या बोला जाता है? बायोपायरेसी। क्या बोलते हैं इसे? बायोपायरेसी। इसको बचाने के लिए, मतलब देर इज वन टर्म, एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं बायो पेटेंट। बायो पेटेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी रिसर्च करके, कोई भी इन्वेंशन करके एक प्रोडक्ट बनाया है, तो आप गवर्नमेंट के पास जाते हो, गवर्नमेंट को आप बोलते हो कि भाई देखो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है।
ये मेरे ब्रेन का आविष्कार है, मैंने अपना दिमाग लगा करके इस फॉर्मूला से ये प्रोडक्ट बनाया है, अब कोई दूसरा इस प्रोडक्ट को सेम फॉर्मूला से नहीं बनाएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको इसके ऊपर पूरा एक्सक्लूसिव राइट दे देते हैं। तो गवर्नमेंट आपको 20 साल तक उस प्रोडक्ट के ऊपर अधिकार देती है कि अगले 20 साल तक सेम फॉर्मूला यूज करके, सेम प्रोसेस को यूज करके कोई दूसरा इंसान वैसा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, और बनाएगा तो मार्केट में उसको सेल नहीं कर सकता है। अगर करना चाहता है तो उसको आपका अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसी को क्या बोला जाता है? पेटेंट। पेटेंट गवर्नमेंट देती क्यों है 20 साल तक? ताकि लोग रिसर्च और इनोवेशन करें। भाई अगर आपको 20 साल तक किसी चीज पर अधिकार मिल रहा है कि दूसरा इंसान वो प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं, अगर बनाना चाहता है तो आपका अप्रूवल लेना है, तो आप बदले में कुछ पैसे तो लोगे ना अप्रूवल देने के लिए। तो उस इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कंट्री के अंदर क्या होता है, रिसर्च का माहौल थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, लोग रिसर्च की तरफ थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर पूरा का पूरा अपना राइट क्लेम कर सकते हैं, और उस राइट क्लेम करने के प्रोसेस को या उन राइट्स को क्या बोला जाता है? पेटेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं ऐसे? पेट। कितने साल के लिए इशू होते हैं? 20 ईयर्स के लिए। क्लियर है सब कोई? समझ में आ रहा है बायो पेटेंट क्या होता है? सो पेटेंट इज नथिंग बट वी कैन से दैट बायो पेटेंट इट इज अ सेट ऑफ, इट इज अ सेट ऑफ राइट्स, इट इज अ सेट ऑफ राइट्स given by government, it is a set of right given by government in favor of a person, in favor of a person, in favor of a person who has done any research or invention, who has done any research or invention। अगर कोई भी इंसान कोई रिसर्च या इन्वेंशन के द्वारा किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, तो गवर्नमेंट उस रिसर्च या इन्वेंशन का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर उस इंसान को पूरा एक्सक्लूसिव राइट दे देती है। कितने सालों के लिए? ऑलमोस्ट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। याद रहेगा ये? पक्का क्लियर है सब? कोई कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, इसके ऊपर एक केस स्टडी ऐसे है। तो अब ये दुनिया में सब जगह पर पेटेंट इशू किए जाते हैं। अगर एक ने पेटेंट करवा लिया तो दूसरा उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकता है। अब यूएस की मैं बस एक केस स्टडी बता रहा हूँ, सेम यही पढ़ना आप। यूएस की एक कंपनी थी, उस कंपनी ने क्या किया, देखो इंडिया के अंदर, इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, इंडिया में रेनफॉल ज्यादा होता है, तो इंडिया में राइस का कल्टीवेशन कोई नई बात नहीं है। राइस तो हम हिस्टोरिकली 2-3 हजार 5-6 हजार साल से खा रहे हैं। हमारे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्टेपल फूड क्रॉप ही राइस है। ठीक है। इंडिया के अंदर करीब 2 लाख से ज्यादा अलग अलग वैरायटी के राइस हैं। कितने? मोर देन 2 लाख डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइसेस आर देयर इन इंडिया। और उन 2 लाख अलग अलग वैरायटी में से 27 से ज्यादा वैरायटी के तो हमारे पास खाली बासमती राइस है। बासमती राइस की वैरायटी कितनी है इंडिया में? डॉक्यूमेंटेड वैरायटी कितनी है? 27। टोटल राइस की वैरायटी कितनी है? 2 लाख। बासमती राइस की कितनी है? 27। अब आपको पता है बासमती राइस के जो ग्रेन्स होते हैं उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। दूसरी चीज, उनका फ्लेवर और एरोमा भी नॉर्मल राइस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बात समझ में आ रही है? बासमती राइस हैज यूनिक फ्लेवर, यूनिक एरोमा एंड यूनिक, वी कैन से, लार्जर ग्रेन साइज। तो अमेरिकन कंपनी ने क्या किया? अमेरिकन कंपनी ने हमारे इंडिया के जो बासमती राइस की क्रॉप है उसको लिया, और वहां की एक सेमी डॉफ वैरायटी ली, दोनों को क्रॉस कराया और एक बड़े बड़े ग्रेन वाले राइस बना दिए। उनको बोल दिया कि ये बासमती राइस है, ये हमने इन्वेंशन करके बनाया है, आप हमको पेटेंट दीजिए। कोई दूसरा इंसान इसको, या दूसरी कंट्री में कोई दूसरा इंसान इसको यूज नहीं कर सकता है। अब यूएस गवर्नमेंट को पता नहीं था इसके बारे में, उन्होंने पेटेंट दे भी दिया। अब पेटेंट दे दिया, अगर पेटेंट इशू हो गया, इसका मतलब अगले 20 साल तक कोई दूसरा इंसान उसको बेच नहीं सकता, या उसको बना नहीं सकता, उसको ग्रो नहीं कर सकता। बाद में कुछ सालों बाद जब पता लगा कि इंडिया में तो घर घर में बिक रहा है ये बासमती राइस, सब लोग खा रहे हैं, तो उसके बाद इंडियंस ने फिर बोला यार ये आप इसको पेटेंट दे कैसे सकते हो? ये तो आज की इन्वेंशन है, हमारे यहाँ तो हजारों सालों से बासमती राइस कंजम्पशन हो रहा है। हजारों सालों से हमारे जो फार्मर्स हैं वो फार्मर बासमती राइस का कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो पेटेंट का वायलेशन करोड़ों लोग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो जब ये केस रखा गया तो उसके बाद पता लगा कि नहीं, ये पहले से ही यूज किया जा रहा है, ये कोई नई इन्वेंशन नहीं थी, तो उस कंपनी के पेटेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया हमने? रिजेक्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि टर्मरिक। टर्मरिक को अगर देखा जाए तो टर्मरिक के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी, हल्दी, उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। पुराने जमाने में अगर कोई घाव लग जाता था तो वो हल्दी का लेप लगाते थे या नहीं? क्योंकि उसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है? एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है उस ओपन एरिया में तो वो उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है, और स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है।
कोई दूसरी अमेरिकन कंपनी थी, उसने बोला कि भाई टर्मरिक को मैंने क्या नाम है अच्छे से एनालाइज किया और मैंने फाइंड आउट किया है कि इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टी होती है, ये मेरी डिस्कवरी है, पेटेंट दो। तो बाद में जब पता लगा कि नहीं, इंडिया में तो सब जगह पे ये हजारों सालों से यूज किया जा रहा है, तो उसका भी पेटेंट इस तरीके से रिजेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ऐसे बहुत सारे पेटेंट है जो इशू कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में जब हम उसको थॉरोली एनालाइज करते हैं, जब हम कंक्लूसिव प्रूफ देते हैं, तो उसको बाद में रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। क्लियर है? ये यूएस का ये जो बासमती राइस वाला कॉन्सेप्ट है, ये केस स्टडी सेम एज इट इज लिखी हुई है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। समझ में आ रही है बात? राइस की कितनी वेराइटी है हमारे पास? राइस मोर देन 2 लाख डिफरेंट वेराइटी ऑफ राइस आर देयर इन इंडिया। उसमें से 27 किसकी वेराइटी है? बासमती राइस की। कंपनी कहाँ की थी? यूएस की। उन्होंने इंडिया का बासमती राइस लिया और वहां की सेमी डोफ वैरायटी ली, दोनों को क्या किया? क्रॉस, और एक नया राइस बनाया जिसको क्या नाम दे दिया? बासमती राइस। और उसका क्या ले लिया उन्होंने? पेटेंट। लेकिन बाद में उस पेटेंट को कर दिया गया रिजेक्ट। बस ये केस स्टडी है, एक बार पढ़ लेना, यहां पर ये खत्म होता है चैप्टर। एक एक छोटा सा टॉपिक बचा है, सुन लो। ग्रीन रेवोल्यूशन वाला टॉपिक बचा हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन में ज्यादा कुछ दिया नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन में बता देता हूं होता क्या है। अलग अलग प्रकार के रेवोल्यूशन होते हैं, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता है क्रॉप क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। व्हाइट रेवोल्यूशन होता है मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना। पिंक रेवोल्यूशन होता है मीट के प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो ऐसे ही इंडिपेंडेंस के बाद, सुन लो मेरी बात, इंडिपेंडेंस के बाद अगर देखा जाए 50% से ज्यादा पॉपुलेशन, 50% तो आज ही है, 75% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व थी। हमारे देश में खेती छोड़ के और कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, सारे लोग खेती ही करते थे। और पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रही थी कि इतने लोगों की खेती एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद भी हम सेल्फ रिलायंट नहीं थे, हमको फूड क्रॉप को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसी को ओवरकम करने के लिए एक रेवोल्यूशन 1960s में लॉन्च किया गया, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन का टारगेट ये था कि कैसे इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। सेल्फ रिलायंट का मतलब जितनी हमको क्रॉप की रिक्वायरमेंट है वो हमको इंपोर्ट ना करनी पड़े, हम अपने देश में खुद ही उसको उगा सके। ठीक है? तो अलग अलग वैरायटी के सीड्स प्रोवाइड किए गए, पेस्टिसाइड प्रोवाइड किए, फर्टिलाइजर प्रोवाइड किए, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई। कितनी हो गई? ट्रिपल हो गई। बस इतना ही पॉइंट दिया हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ज्यादा कुछ इसमें नहीं दिया है। एक टॉपिक यहां पर है शुरुआत में चैप्टर के, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में दिया हुआ है। टिश्यू कल्चर क्या होता है ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्लांट। अगर कोई प्लांट पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, उस प्लांट के किसी एक पार्ट से अगर आप नया प्लांट बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। रुको एक मिनट, देख लीजिए यहाँ पर। लेट्स से दिस इज वन प्री एग्जिस्टिंग प्लांट। ये हमारे पास क्या है? प्री एग्जिस्टिंग प्लांट है। ओके, सो लेट्स से दिस इज एग्जिस्टिंग प्लांट। सुन लेना यहाँ पर, ये हमारे पास एक एग्जिस्टिंग प्लांट है। इस एग्जिस्टिंग प्लांट के इस वाले पार्ट को क्या मैं बड बोल सकता हूं? कैन वी कॉल इट एज बड? सुन लीजिए ध्यान से। अगर मैं इस बड को अगर मैं इस बड को यहां से कट करूं, और इस बड को मान लीजिए मैंने कट करके बाहर निकाला, इस बड को कट करके मैंने क्या किया? बाहर निकाला। अब इस बड को मैंने किस में रखा? इस बड को मैंने रख दिया न्यूट्रिएंट मीडियम में। किस में रखा है मैंने? न्यूट्रिएंट मीडियम में। इस बड को हमने रखा है न्यूट्रिएंट मीडियम में। एग्जिस्टिंग प्लांट में से किसी एक पार्ट को निकाला, जिस पार्ट को हम निकालते हैं उस पार्ट को क्या बोला जाता है? एक्स प्लांट। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्स प्लांट। एग्जिस्टिंग प्लांट के जिस पार्ट को आप यूज कर रहे हो, उस पार्ट को क्या बोला जाता है? एक्स प्लांट। क्या बोलते हैं उसको हम? एक्स प्लांट। इस एक्स प्लांट को मैंने किस में रखा है? न्यूट्रिएंट मीडियम। किस में रखा? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हमने क्या प्रोवाइड किया? इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर विटामिन्स होते हैं, उसके बाद इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं। ये आप शायद बता सकते हो। और क्या चीजें पाई जाती हैं इसमें? क्या डालते हैं हम? ऑक्सीजन। और क्या डाला जाता है? साइटोकाइनेन। क्या डाला जाता है? साइटोकाइनेन। और ऑक्सीजन और साइटोकाइनेन क्या प्रमोट करते हैं? रैपिड सेल डिवीजन। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन और साइटोकाइनेन डाला, क्या ऑक्सीजन और साइटोकाइनेन के वजह से ये जो सेल्स होंगे एक्स प्लांट के, ये सेल्स रैपिडली डिवाइड करेंगे या नहीं? रैपिडली डिवाइड करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं? एग्रीगेटेड मास ऑफ सेल बन जाएगा। और इस एग्रीगेटेड मास ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? कैलस।
क्या बोला जाता है? कैलस। अब इस कैलस से क्या बनता है? न्यू प्लांट। और इस तरीके से न्यू प्लांट को बनाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं इसे? ये कुछ नया नहीं है, मैंने बीटी कॉटन या बाकी जगह पर भी इसके बारे में बताया था आपको। क्लियर है सबको? ये टिश्यू कल्चर के अंदर हम प्लांट में से किसी एक पार्ट को निकालते हैं। जिस पार्ट को आप निकाल रहे हो उसको क्या बोलोगे आप? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट को किस में रखा हमने? न्यूट्रिएंट मीडियम में। कौन से हार्मोन दिए? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। उससे क्या होगा? रैपिड सेल डिवीजन। एग्रीगेटेड मास ऑफ सेल बनता है, उसे क्या बोलते हैं? कैलस। और कैलस से क्या बन जाता है? नया प्लांट। क्लियर है? और इस तरीके से नए प्लांट को बनाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं इसे हम? टिश्यू कल्चर। इतना ही है टिश्यू कल्चर में। अगर टिश्यू कल्चर में आप एक बार में हजारों प्लांट्स बना रहे हैं तो उस टेक्निक को हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोपोगेशन। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्लांट्स एट अ टाइम वी कैन कॉल इट एज माइक्रो प्रोपोगेशन। इसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार पढ़ लेना, बॉटनी वाले सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको ये खत्म होने के बाद फिजियो। ठीक है? उसमें आपको एक टोटीपोटेंसी वगैरह और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये 2-3 टॉपिक वो पढ़ा देंगे। अनूप सर पढ़ा रहे ना आपको शायद। ही विल गोइंग टू टीच यू सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? चैप्टर यहाँ खत्म होता है। मेनली ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उनके एडवांटेज क्या होते हैं। फिर गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के बाद पीसीआर, ऑटो रेडियोग्राफी, एलाइजा, ट्रांसजेनिक एनिमल, बेनिफिट्स। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, बायो पेटेंट और बायो पायरेसी। ठीक है? चलिए, कोई डाउट है तो ले आइए। कल से कोई और क्लास होगी, बस हो गई। मेरा तो इतना ही था। प्रोटोजोआ मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार। प्रोटोजोआ कहाँ? वो तो जिसने एनिमल किंगडम पढ़ाया है वो पढ़ाएगा ना आपको। किसने पढ़ाया एनिमल किंगडम? हाँ, तो एनके वाई सर पढ़ा देंगे। अभी अभी जूलॉजी की और भी क्लास होगी। अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ शायद बचा हुआ है, वो सर करा देंगे। मैं कैसे पढ़ा दूं यार? जो पढ़ाता है वो पढ़ाएगा।